हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो में आपको मैं एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं क्रोएशिया को लेकर के। जी, आप जानते हैं कि क्रोएशिया ऑलरेडी शेंजन में आ चुका है और आने के बाद बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट चेंज होने जा रही है। जी हां दोस्तों, कई लोगों के सवाल था शेंजन होने के बाद कुछ जो चेंजेस हो गया है या चेंजेस होने वाला है और आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है उसमें से कितना सही और कितना गलत। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच, कोई डर और कोई गलतफहमी होगा तो दूर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप अगर क्रोएशिया जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको जानना यह जरूरी है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना जरूरी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिशन करना जरूरी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होता है तभी जाके आपको वीजा मिलता है, ये जानना जरूरी है। जी हां, और जैसे ही शेंजन में आने के बाद 2023 से जो डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो रहा है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए सर, तो आज का बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको चाहिए आपका नेशनैलिटी का पासपोर्ट। अगर आप भारतीय हैं, इंडियन है, तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। 2 साल इसलिए क्योंकि देखिए, जनरली 6 महीना होना चाहिए, लेकिन मैं 2 साल इसलिए बोल रहा हूं, जिस दिन आप अप्लाई करते हैं आपका प्रोसेस 3-4 महीना, 5 महीना लग जाता है, ठीक है। और जब फ्लाई करेंगे दोस्तों, फ्लाई करने के दौरान मिनिमम 6 से 7 महीने का वैलिडिटी रहना चाहिए, और फिर आपको वहां जाने में परेशानी होती है। तो उससे अच्छा ये है कि अगर आपका 1 साल से कम का एक्सपायरी डेट है आपका पासपोर्ट का, तो रिन्यू कर लीजिए, ठीक है। तो ये बता रहा था मैं कि आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। दूसरा है यूरोपियन स्टाइल का सीवी, यानी यूरोपास, जिसमें आपको प्रॉपर जो भी डिटेल्स है दोस्तों वो डालना है। और तीसरा है कवर लेटर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि क्या प्रोसेस होता है पूरा। ये तीनों चीज आपके पास रहने के बाद आपको करना पड़ता है अप्लाई करने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है दोस्तों, आपका प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको ईमेल के माध्यम से बताता है कि हमारा एक इंटरव्यूज होगा, जिसमें हम एक दूसरे के बारे में जाने, ठीक है। आप कंपनी के बारे में जानेंगे और कंपनी आपके बारे में जानेगी, ठीक है। फिर जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपको कंपनी ऑफर लेटर भेज देती है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको साइन करना होता है। साइन करने के बाद आप वापस कंपनी को भेज देते हैं। फिर दोस्तों, इस दौरान आपको मांगते हैं पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले, ठीक है। जो पीसीसी आपको अप्लाई करना होता है पासपोर्ट ऑफिस से, और उसको एपोस्टाइल भी करना है, ठीक है। एपोस्टाइल का मतलब अटेस्टेशन होता है, उसको मतलब वेरीफाई करना होता है, क्योंकि कई लोग जो है दोस्तों फेक पीसीसी बना सकते हैं। इंडिया में कुछ भी संभव हो सकता है, राइट। तो इसीलिए वो डरते हैं और उसे वेरीफाई करने को कहते हैं, यानी कि अटेस्टेशन कराना पड़ता है आपको। तो आपको फॉरेन अफेयर से उसको अटेस्टेशन कराना होता है, अटेस्टेशन करा के आपको भेजना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब अप्लाई करते हैं, आप जान जाते हैं कि भाई मुझे इस कंट्री में अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको पीसीसी अप्लाई कर लेना चाहिए और उसको अटेस्टेशन भी करा लेना चाहिए, ताकि आपका समय बचेगा, ठीक है। फिर जैसे आप अपना पीसीसी भेज देते हैं, फिर आपका जो एम्प्लॉयर है दोस्तों, या आपका जो एजेंसीज है, वो आपका वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद ये अमूमन 35 से 40 दिन, समटाइम 2 महीना भी लग जाता है वर्क परमिट आने में। जैसे वर्क परमिट आ जाता है, ठीक है, फिर आपको जाना पड़ता है वीएफएस ऑफिस। तो वीएफएस जाने के लिए दोस्तों आपको करना पड़ता है स्लॉट बुकिंग, ठीक है। तो आपको प्रायरली चेक करते रहना चाहिए कि कब आपका स्लॉट अवेलेबल है, और जैसे आपको अवेलेबल मिल जाता है आपको स्लॉट बुक कर लेना चाहिए।
यहां पर जाने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हमें एजुकेशन सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। यहां पर ये वीडियो स्पेसिफिक मैं इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट के कोई भी अटेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है, यानी एक ही डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो है पीसीसी, जिसका आपको अटेस्टेशन करना है, दूसरा जरूरत नहीं है। अगर आप फूड डिलीवरी बॉय में जा रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है दोस्तों चिप वाला होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस का भी आपको अपोस्टाइल करना जरूरी है। तो अगर आप स्पेसिफिक अगर जॉब में जा रहे हैं ड्राइविंग में या फिर फूड डिलीवरी बॉय में, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस का अपोस्टाइल करना है और पीसीसी का सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। अभी तक ऐसे कोई भी फरमान, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है दोस्तों, तो आपको अपना सर्टिफिकेट का कोई भी अटेस्टेशन करना जरूरत नहीं है। तो आपको चाहिए यहां पर क्या, आपका वर्क परमिट जो कंपनी से आता है, आपका सीवी, कवर लेटर, पासपोर्ट, आपको करना पड़ेगा एक 91 डेज का इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, और एक आपको करना पड़ेगा अप्स एंड डाउन फ्लाइट टिकट का आइटिनरी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद, और दूसरा जो है दोस्तों आपका एक्सपीरियंस लेटर और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, साथ में आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको चले जाना है बीएफएस ऑफिस में। बीएफएस ऑफिस में वेरीफाई हो जाता है आपका सारे डॉक्यूमेंट। पहले से अगर आप डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डी फॉर्म जिसको कहते हैं, अगर आप कर लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपका समय बच जाएगा। और जो भी करेक्शंस होगा आप बीएफएस में जाने के बाद वहां को जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे बात कीजिए, और कुछ भी करेक्शंस है तो उनसे आप सहायता ले सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए चार्ज भी करते हैं आपको। ठीक है, तो बेहतर है कि आप उनसे वेरीफाई कराएं, उनका सहायता लें, और फिर आप सारे डॉक्यूमेंट मिला के आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो एम्बेसी होता है दोस्तों, वो कंपनी को दोबारा ईमेल करती है वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये व्यक्ति को आपने वर्क परमिट दिया है, क्या ये व्यक्ति जो अप्लाई किया हुआ ये आपके कंपनी में जॉब में जा रहा है। जब तक कंपनी वेरीफाई नहीं करती आपका पासपोर्ट स्टाम्पिंग नहीं होता। जैसे ही कंपनी वेरीफाई कर देती है आपका पासपोर्ट में वीजा स्टाम्पिंग हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। ठीक है, फिर आपको वो कुरियर के माध्यम से आपने जो एड्रेस दिया हो उस एड्रेस में भेज देते हैं। भेजने के बाद आप उसको देख लें और फिर आप अपना टिकट कर लें जिस दिन जाना है, कंपनी से बात करके। और फिर वहां जाने के बाद जो भी आपका फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि कोई कंपनी वाला आपको लेने आता है एयरपोर्ट में, फिर आप वहां पर जाते हैं, आपको रिसीव करते हैं। ठीक है, फिर आप चले जाते हैं अपना एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन में जाने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जैसे भी आपका कंपनी का जो प्रोसेस है, आपको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन में आपका फिर से वहां पर आपका फिंगर स्कैन, आई स्कैन होता है, जो बायोमेट्रिक आप कह सकते हैं, ताकि आपके लिए टीआरसी अप्लाई किया जा सके। ठीक है, और टीआरसी अप्लाई होने के बाद फिर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। तो यह था तमाम प्रोसेस दोस्तों, शुरू से आखिरी तक, और हर कंट्री का अलग अलग प्रोसेस है। आज मुझे बताया वो स्पेसिफिक क्रोएशिया का है। इसी तरह मैं हर कंट्री का प्रोसेस शुरू से आखिर तक का वीडियो लेके आऊंगा। जो कंट्री जाना चाहते हैं उनको प्रोसेस पूरा पता चले, ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सकें। आशा करता हूं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा क्रोएशिया को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, और डीएम करें। मैं कोशिश करूंगा आपका हर क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द देने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।